नमस्कार, आप देख रहे हैं खास खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। हरियाणा में पंचायत चुनाव की सोमवार को घोषणा होने जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव आयुक्त धनपत सिंह चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करेंगे। इस बार सूबे में 71,763 पदों पर चुनाव होने हैं। राज्य में पहली बार चुनाव आयोग 4 चरणों में पंचायत चुनाव कराने जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की हिदायतों के अनुसार मतदान पार्टी में 4 अधिकारी शामिल होंगे, जिनमें एक पीठासीन अधिकारी तथा 3 मतदान अधिकारी होंगे, ताकि शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाए जा सके। इसके लिए संबंधित अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जिन्हें निष्पक्षता से मतदान करवाना होगा। दिवाली के बाद होने वाले पंचायत चुनाव सीएम मनोहर लाल के किसी परीक्षा से कम नहीं होंगे। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के लिए भी सूबे के पंचायत चुनाव की कसौटी से कम नहीं होंगे। कुल मिलाकर हरियाणा भाजपा के लिए ये चुनाव काफी अहम होने वाले हैं। तो हरियाणा में पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं। सोमवार को चंडीगढ़ में चुनाव आयोग समय हमारी कुछ बैठकें होने वाली हैं, पंचायती चुनाव भी होने वाले हैं और सरकार के भी 8 साल अक्टूबर के महीने में पूरे हो रहे हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हमारी ऐसे गपशप हुई है। इसकी निर्णायक बैठकें आने वाले हफ्ते में होंगी, तब आपको जानकारी देंगे। 6 तारीख को सर पंचायत चुनाव के मद्देनजर कोई बैठक बुलाई है, कौन कौन रहेंगे और कहाँ पर बैठक होगी सर? बैठक की जब पूरी रूपरेखा बन जाएगी तब जानकारी देंगे। पंचायत चुनाव तय कर लिया सर कि सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का जो चुनाव है वो आप सिंबल पर नहीं लड़ने जा रहे? ये पहले से ही तय है। हम सरपंच, पंच और ब्लॉक समिति का चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़ेंगे। केवल एक विषय के बारे में हमको निर्णय करना है, जिला परिषद सिंबल पर लड़े या नहीं लड़े। इसमें पार्टी में दोनों प्रकार के मत हैं। कुछ साथियों का मत है सिंबल पर जाना चाहिए, कुछ का मत है सिंबल पर नहीं जाना चाहिए। तो हमारी जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अंतिम निर्णय होगा। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो हेड गुरुग्राम सुशील सिंह हमारे साथ जुड़ गए। साथ ही हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी सत्यव्रत शास्त्री मौजूद है। इसके अलावा वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है और साथ ही नेहरू से ओंकार सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हर खबर पर। जी धन्यवाद। सुशील, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जल्द ही जो है पंचायत चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। क्या कुछ पूरी जानकारी मिल रही है? किस तरह की तैयारियां जो है वो देखी जा रही है और लोग इस बार किसको चुनने का रुख जो है वो अपनाते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए इससे पहले ही तैयारियां तो पूरी कर ली गई है और इससे पहले ही धनपत सिंह जो चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने जब रेवाड़ी आए थे तो उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से तैयारी पूरी है। अब सरकार को घोषणा, सरकार से मिलना है, अप्रूवल मिलना है, उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें इसकी घोषणा हो जाएगी। 30 नवंबर से पहले चुनाव कराने की बात की जा रही है और करीब 2.25 साल
पौने 2 साल डिले हो रहा है चुनाव इसको लेकर। मैं मेरे साथ जो सरपंच एसोसिएशन है गुरुग्राम के, करीब 200 के आसपास सरपंच है, उनके प्रधान है, सबसे पहले मैं इनसे ही बात करवा देता हूं आपको कि इन लोगों को कितनी खुशी है। सर, 2 साल का वक्त लगभग फ्रस आ गया जी, क्या कहेंगे आप? लंबा अरसा बीत गया, 5 साल गांव की प्रधानी की और पौने 2 साल तक बगैर प्रधानी के जो जनप्रतिनिधि है वो उसी प्रकार से सेवा करते जैसे पहले करते थे। लेकिन आखिरकार लंबी इंतजार के बाद आज वो उम्मीद जगी है कि शायद कल तारीखों की घोषणा हो जाए और जैसे गांव में विकास की जार पहले बह रही थी, जैसे गांव में पहले विकास हुए थे, उम्मीद है जो भी जनप्रतिनिधि पुराने जनप्रतिनिधि है वो दोबारा से कोई अपनी किस्मत आजमाएंगे और जो नए जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं वो भी बेचारे 4-5 साल से अपने प्रयास में लगे हुए हैं। अब वो घड़ी आ गई कि उनको भी जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिलेगा। अपने हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र को, ग्रामीण अंचल में विकास अपनी तरफ से वो सरकार से मांग करके अपनी एक अच्छे तरीके से करा सकेंगे। धड़कने तो तेज नहीं हो गई कि चलो अब तो हार जाएंगे, कई लोग हार जाएंगे। ऐसा है, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन एक उमंग रहती है चुनाव की। जब पहलवान कुश्ती लड़ते हैं तो एक का तो हारना होता ही है, लेकिन इलेक्शन से पहले या रिजल्ट से पहले कोई हार नहीं मानता, जब तक सब जीते हुए मानते हैं। तो एक उमंग है हर एक के जहन में कि इलेक्शन होंगे, हम जनप्रतिनिधि बनेंगे और हम इस टाइप के गांव में विकास कर पाएंगे। बिल्कुल, आप लौटेंगे आपके पास। ओंकार सिंह जी, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूंगी। जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस ने तो ये साफ कर दिया है कि जो पंचायत चुनाव है वो सिंबल पर नहीं लड़े जाएंगे, इनेलो पार्टी क्या सिंबल पर चुनाव लड़ेगी? देखिए जागृति जी, अभी तक जो मेरी नॉलेज है, आगे तो देखो हाईकमान का फैसला है। पंचायत चुनाव, जिला परिषद के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़ेगी। और मैं इस आपके माध्यम से एक तरफ से धन्यवाद भी करता हूँ शास्त्री जी का और इनकी सरकार का कि देर आए दुरुस्त आए, 2 वर्ष के बाद ही आए तो सही। और एक बात है, ये चुनाव वैसे ही लेट नहीं हुए, इसके पीछे बहुत बड़ी एक किताब लिखने वाली है कि ये चुनाव इन्होंने लेट क्यों कराए। इनकी मंशा थी, क्योंकि चुनाव आंदोलन में इनको पता था किसानों ने गांव में नहीं घुसने देना। और तो और जागृति जी, जो पंचायती राज मंत्री है आज के दिन में, उन्होंने खुद कहा था अगर हमें गांव में जाना है तो हमें लोहे के अंडरवीर छिलवाने पड़ेंगे। ये पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लेट इन्होंने जानबूझकर किए। कहीं पे भी हाईकोर्ट या किसी अन्य अदालत का स्टे नहीं था, ये जानबूझकर 5 साल तक सोए रहे। जब चुनाव नजदीक आ गए, एक नई अमेंडमेंट ले आए। लाइए आप अमेंडमेंट, आप सत्ता में है, कौन मना करता है आपको अमेंडमेंट लाने के? लेकिन अमेंडमेंट लाने का एक समय होता है। बिल्कुल आप चुनाव के टाइम में आप अमेंडमेंट लाओगे और फिर अपने बंदों से हाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन डाल दोगे, कौन कह सकता है कौन किसका बंदा है? और हाई कोर्ट ने कोई स्टे नहीं लगाया। आज ये 2 साल से ऊपर समय बीत गया, तकरीबन 2.25 साल हो गए। आज चुनाव कराने के लिए तैयार हुए। लोकतंत्र का आधार पंचायती राज है और बहुत खुशी की बात है कि आज पंचायती राज के चुनाव कम से कम डिक्लेयर होंगे और गांव में उनकी अपनी सरकार बनेगी। जब तक गांव की अपनी सरकार नहीं होती, विकास कार्य तो बाधित होते ही हैं। सरकार अपनी मर्जी से जो उनकी सड़क चाहे बनवा दे, जो उनकी सड़क चाहे रुकवा दे, लेकिन पंचायती राज चुनाव के बाद सरपंच, गांव का मुखिया, जो सरपंच और उसके साथ पंच है, वो अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार, जनता की इच्छा अनुसार कार्य करेंगे। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, VC-A के जो रिजर्वेशन हमने दी उसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप विधिवत रूप से इसकी घोषणा करें जी। तो हमने इसमें थोड़ा समय लगा, लेकिन एक महत्वाकांक्षी समाज के लिए जो एक वर्ग है जिसको बहुत लंबे समय से राजनीतिक मुख्य धारा के अंदर उसको हिस्सा नहीं मिल रहा था, उसके लिए हम प्रतिबद्ध थे। और हम मानते हैं कि सरकार ने और कोर्ट ने दोनों ने मिलकर जिस शिक्षा को पूर्ति की है, आज वो सामने आएंगे और बहुत से ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे बीच में बनेंगे जो इस वर्ग से थे, जो अब तक विशेष रूप से कांग्रेस ने जो VC-A के लिए या VC-B के लिए तो हमेशा रोड़े अटकाने के काम किए, उनको संवैधानिक हक भी दिया, आज राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी है। और इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं
और ओंकार सिंह जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने कम से कम पार्टी के लिए एक अच्छी बात कही कि तो अब एक भाईचारे का और एक ग्रामीण सरकार बनाने का हरियाणा के लोगों के पास अवसर आया है। मैं आपके चैनल के बाद करूंगा, आग्रह और निवेदन करूंगा सब लोगों को मिलजुल कर भाईचारे से जो अच्छे लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं, सामाजिक और राजनीतिक सूझबूझ वाले लोग, उनको चुनकर और हरियाणा के ग्रामीण विकास का जो एक आधार भारतीय जनता पार्टी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीछे जो स्थापित किया, गांव गांव और गली गली में जिस प्रकार से विकास की बहर बह रही है, उसको और गति मिलेगी। जी वेद प्रकाश विद्रोही जी, हालांकि ये तो साफ हो चुका है कांग्रेस जो है वो पंचायत चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने जा रही, लेकिन फिर भी क्या कुछ मुद्दे जो है वो इस बार अहम रहने वाले हैं जो जनता के बीच में पहुंचाए जाएंगे और जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जनता जो है वो निष्पक्षता से जो है इसमें मतदान करेगी। पहले मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात करता हूँ। जी लोकतंत्र में सबसे अंतिम सीढ़ी चुनाव की पंचायतें हैं और जब तक ग्राम पंचायत मजबूत नहीं होती या ग्राम स्वराज मजबूत नहीं होता, भारत का लोकतंत्र भी मजबूत नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही हमारे संविधान निर्माताओं की परिकल्पना थी। शास्त्री जी आत्मबुद्धता में है, सत्ता में है, इसलिए वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि भाई कांग्रेस ने तो पिछड़े लोगों के अधिकारों का हनन किया और हमने अधिकार दे दिए। मैं शास्त्री जी को याद दिला दूं, हरियाणा के अंदर पिछड़े वर्ग को 1995 में जब पहली बार चुनाव हुआ था पंचायत का, उसी में आरक्षण दे दिया गया था। और यदि वो ध्यान से देखें तो अप्रैल 1994 की जो सरकार की अधिसूचना है उसमें उनको जानकारी मिल जाएगी। हाँ, उन्होंने पिछड़े वर्ग को हटाकर पिछड़ा ए वर्ग को आरक्षण दिया, पिछड़ा जो बी वर्ग था उसको हटा दिया। और जहां तक ओंकार जी ने भी एक बात तो सही कही है कि चुनाव निश्चित रूप से देर हुए हैं, इसमें सरकार की देरी भी एक बहुत बड़ा कारण है। वो सबसे बड़ा कारण क्या है कि सरकार ने पंचायती एक्ट में परिवर्तन कर कर पिछड़े ए वर्ग के लिए आरक्षण की तो सुविधा कर दी, परंतु हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं किया। जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं कर दिया जाता और पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी सिफारिशें नहीं दे देता, तब तक आप आरक्षण नहीं दे सकते कि भाई कितना देना है, कैसे देना है, उसकी क्या प्रक्रिया हो। सरकार ने अभी 2 महीने या 3 महीने पहले ही पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया और मैं बधाई दूंगा पिछड़ा वर्ग आयोग को, उन्होंने बड़ी तेजी से काम किया। और जो आधा अधूरा पिछड़ा वर्ग आयोग सरकार ने गठित किया, क्योंकि आधा अधूरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक सदस्य है पिछड़े वर्ग एक का, बाकी 4 सदस्य अगड़े वर्ग के हैं। नाम पिछड़ा वर्ग का है, आयोग है अगड़ा आयोग। तो जो भी उसने आधी अधूरी रिपोर्ट दी है उसके आधार पर अब चुनाव होंगे। अब आज चुनाव आयोग तभी चुनाव की घोषणा कर पाएगा जब सरकार ने जो आरक्षित सीटें की हैं पिछड़ा वर्ग एक के लिए, अगर वो पूरे प्रदेश में पूरी हो गई जी और उसकी लिस्ट चुनाव आयोग के पास पहुंच गई, तो हो सकता है चुनाव आयोग आज घोषणा कर दे, कल कर दे। ये जरूरी है कि चुनाव आयोग के पास पूरी लिस्ट मौजूद होनी चाहिए कि कौन कौन सी सीटें आरक्षित हैं जी। अब चुनाव आयोग में, क्योंकि हरियाणा के अंदर एक नया नियम है जो ओम प्रकाश चुनाव जी ने बना दिया था कि पंचायत चुनाव करवाने से पहले सरकार की अनुमति लेनी होगी। ऐसा प्रावधान देश में कहीं भी नहीं है, क्योंकि जो हरियाणा निर्वाचन आयोग है, उसी तरह अन्य राज्यों में राज्य निर्वाचन आयोग है, उनको खुद अधिकार राजीव गांधी ने पंचायती राज एक्ट के तहत दिया था कि 5 साल होने के बाद वो अपने आप चुनाव करवा दे, सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है। पर दुर्भाग्य से 2000 में चौटाला जी ने ऐसे नियम बना दिए कि सरकार की अनुमति अनिवार्य है। और दूसरा दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस का 10 साल राज हो गया और 8 साल अब भाजपा का हो गया, किसी ने कुछ नियम को बदला नहीं।
अब देखते हैं, चुनाव आयोग आज घोषणा करता है, कल करता है, परंतु मेरा यह मानना है कि ये स्थानीय स्तर के चुनाव होते हैं। हरियाणा के अंदर राजनीतिक दलों ने चुनाव सिंबल पर नहीं लड़े, अनुभव हरियाणा के लोगों को है नहीं जी। अब हम तो पहले ही कह चुके हैं हम सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। भाजपा कह रही है कि वो पंचायत समितियों के और पंचों और सरपंचों के नहीं लड़ेंगे, जिला परिषद को लड़ेंगे। लड़ने जिला परिषद के। यहाँ हरियाणा की जो अब तक की परंपरा है वो पार्टियों के आधार पर जिला परिषद में भी चुनाव वोट नहीं पड़ती, क्योंकि यहाँ एक जिला परिषद में 25 से 30 हजार वोट होती है और आपको आश्चर्य होगा जिसको 2,5-3 हजार वोट मिल जाती है वो जिला परिषद का सदस्य बन जाता है, क्योंकि गांव वाइज लोग खड़े होते हैं और लोग पार्टी के हिसाब से न देकर अपने गांव के हिसाब से वोटिंग करते हैं कि मेरा गांव का कौन है। बड़े बड़े गांव के लोग खड़े होते हैं, वो बन जाते हैं, उसमें कोई पार्टी का कोई लंबा चौड़ा काम नहीं होता। हमने तो इस वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। अब जो भाई चाहे इनेलो के हैं चाहे भाजपा के हैं, उस वास्तविकता को स्वीकार न कर प्रदेश में नई परंपरा कायम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। उस परंपरा का क्या परिणाम निकलता है? मतदाता अपनी पूर्व की धारणा के अनुसार गांव के आधार पर वोट देता है, भाईचारे के आधार पर वोट देता है जिला परिषद में, या पार्टी के आधार पर देता है, ये पता चल जाएगा। और उसके जो परिणाम निकलेंगे भविष्य में सभी दल वैसी ही नीति बनाएंगे। हम पूर्णतः पंचायत चुनाव के लिए तैयार हैं। जो हमारी पार्टी से संबंधित कार्यकर्ता है वो चुनाव लड़ेंगे और अप्रत्यक्ष रूप से हम उनका सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, अब लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक कवरेज पहुंचाते हैं, जनता के बीच आप मौजूद रहते हैं, क्या रुख इस बार जनता अपनाना चाह रही है और जनता किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने जा रही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अभी कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही है। जो स्थानीय लेवल के चुनाव होते हैं, स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं, अमूमन इसमें सिंबल और पार्टी पॉलिटिक्स अब जाकर शामिल हुआ है, नहीं तो पहले अभी तक ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें एक गांव के पार्टी के 4 लोग ही खड़े होते हैं और मौजूद जो लोग होते हैं वैसे लोग होते हैं खड़े होते हैं। और वहां अगर निश्चित तौर पर पार्टी पॉलिटिक्स होती है और सिंबल पर अगर चुनाव लड़ा जाता है तो इसी तरह से आपसी भाईचारा भी खराब होता है। बहुत बार ऐसा आया है, लेकिन इस बार पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी कंटिन्यू कह रहे हैं कि अभी यह फैसला नहीं हुआ है, अभी क्लियर नहीं है कि बीजेपी चुनाव लड़ेगी सिंबल पे, क्योंकि उनका साफ तौर पे कहना था कि ये चुनाव समिति है, वो तय करेगी कि जिला परिषद के जो चुनाव होने हैं पूरे प्रदेश में 411 के आसपास जिला परिषद के पद हैं जिस पर चुनाव होने हैं, तो उनमें वो पार्टी चयन समिति जो है वो तय करेगी। और अमूमन जो स्थानीय जो आपने कहा कि किन मुद्दों पे चुनाव लोग वोट करेंगे, तो अमूमन जब हम स्थानीय निकाय, चाहे वो नगर निगम का हो या नगर परिषद का हो या फिर नगर पालिका का हो या पंचायत का हो, क्योंकि पंचायत ठेठ गांव जिसे कहे अगर हम कि बिल्कुल गांव की चीजें हैं, गांव में जाते हैं, गांव गिरान में जानते हैं और आज भी गांव में भाईचारा कायम है। और निश्चित तौर पे वहां के जो लोग हैं, जब कोई चुनाव होते हैं तो वहां ग्रामीण मुद्दे होते हैं, वहां कोई नहीं कहेगा कि कांग्रेस, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी ने क्या कुछ किया, मनमोहन सिंह ने क्या कुछ किया या नरेंद्र मोदी अभी क्या करेंगे या कौन कौन सी योजना है। वहां पर गांव की चीजें देखी जाती है, आपसी भाईचारा देखी जाती है, गांव की गलियां, नाली, सड़क सुरक्षा, तमाम जो छोटे छोटे माइक्रो लेवल पे जो मुद्दे होते हैं उन मुद्दों के सहारे चुनाव लड़ा जाता है। मैं तो आपको एक अनुभव ही शेयर करूं। मैं एक बार पंचायत चुनाव कवर किया था और इसी गुरुग्राम में कवर किया था, उस वक्त किसी और चैनल में था, और वहां मैं जब गांव में गया तो अमूमन उस चुनाव के दौरान हमने यह देखा कि अगर उनके साथ कोई लड़ाई झगड़े भी पहले हुए हैं तो वो भी मुद्दा काम करता है कि इस व्यक्ति के साथ, इस परिवार के साथ हमारी लड़ाई झगड़े है, इस व्यक्ति ने ये गलत काम किया है तो इसके साथ हम नहीं जाएंगे। ये माइक्रो लेवल पे छोटे छोटे मुद्दे काम करते हैं। और यह भी काम करता है कि इसकी रिश्तेदारी अगर इस गांव में है तो उस गांव के लोग आए, हमारे गोत्र का है, हमारे परिवार का है, तो उसको वोट करेंगे। तो इस चुनाव में जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने देखा है, उसमें कोई यह नहीं कहेगा कि मोदी ने उज्ज्वला योजना लागू कर दी या मनोहर लाल खट्टर ने ये योजनाएं चला दी, हम बसों की सुविधा दे दी, हमें सुविधा दे दिए। वहां तो माइक्रो लेवल पे चुनाव होते हैं। और पंचायत में जहां पंच की बात, पंच का जिक्र किया जाता है, सरपंच का जिक्र किया जाता है, वार्ड का जिक्र किया जाता है, वहां पे तमाम माइक्रो मुद्दे हैं, छोटे छोटे मुद्दे हैं जो कारगर होते हैं और वोट को डाइवर्ट करते हैं। जी बिल्कुल। ओंकार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हाल ही में जो है इनेलो पार्टी ने एक रैली का भी आयोजन किया था, विशाल रैली आयोजित की गई थी जिसमें तमाम विपक्षी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। कहीं न कहीं लगातार तीसरे मोर्चे की बात भी कही जा रही थी। क्या ये पंचायत चुनाव की तैयारी थी या सीधा सीधा जो है 2024 में होने वाले चुनाव की तैयारी यहाँ पर इनेलो पार्टी कर रही है? स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि इनेलो का मुख्य उद्देश्य है जनता को राहत दिलाना, जनता को न्याय दिलाना और लोकतंत्र को मजबूत करना है। जब भी कोई पार्टी लोकतंत्र और जनता के हित में कार्य करती है तो इनेलो सबसे पहले मुख्य रूप से आगे आती है। आप तीसरे मोर्चे की बात कर रहे हैं, मैं तीसरा मोर्चा नहीं, जैसे वहां पे बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने कहा है तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा, ये मुख्य मोर्चा बनेगा, ये मेन फ्रंट अप फ्रंट बनेगा, क्योंकि इस फ्रंट में उन्होंने बोला कि कांग्रेस को भी साथ लेके आएंगे। अगर कांग्रेस साथ आ जाती है तो ये तीसरा मोर्चा नहीं मुख्य मोर्चा बनेगा। और आज की स्थिति क्या है, 1987 में जब चौधरी देवीलाल जी ने तीसरा मोर्चा बनाया उस वक्त लोग कांग्रेस से प्रताड़ित थे, लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज पूरे देश की और प्रदेश की जनता बीजेपी की नीतियों से प्रताड़ित है। इनके एक तरफा निर्णय से जनता परेशान है। किसान आंदोलन देख लीजिए, अग्निपथ योजना देख लीजिए, कोई भी योजना देख लीजिए, इन्होंने देश व प्रदेश को प्रयोगशाला बना के रख दिया है। नए नए प्रयोग करते हैं और प्रयोग में जनता को प्रयोग की वस्तु बना दिया है। आपके सामने है अग्निपक्ष की योजना, मतलब सेना में भर्ती के लिए 4-5 साल युवा हमारे तैयारी करते हैं, अपनी इतनी इनकम उसको वेस्ट करते हैं, अपना समय खराब करते हैं और नौकरी कितने समय के लिए, मात्र 4 वर्ष के लिए। और कितनी अजीब बात है, 21 या 22 साल का युवा रिटायर होकर आ जाएगा और 75 साल का बुजुर्ग वो देश का प्रधानमंत्री बनेगा। इन सब चीजों को देखते हुए जो इनके गलत निर्णय है उनका विरोध करने के लिए इनेलो पार्टी ने विशाल एक रैली आयोजित की थी फतेहाबाद में। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि इनेलो ने जब जब देश और प्रदेश में कोई भी सत्ताधारी दल, चाहे वो बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, अगर वो जनता के विपरीत कार्य करती है तो उसके विपक्ष में मोर्चा खड़ा किया है और ये मोर्चा खड़ा होगा। अब मैं सिर्फ पंचायत चुनाव के ऊपर 2 लाइनें जरूर कहना चाहूंगा। मेरे भाई ने अभी बोला कि यहाँ बहुत से माइक्रो मुद्दे होते हैं, मैं एग्री हूँ, बिल्कुल प्रत्येक गांव का मुद्दा अलग है, वहाँ जाति भी मुद्दा होती है, लड़ाई झगड़ा भी मुद्दा होता है, और तो और एक गली में भी कोई ना कोई मुद्दा हो सकता है। गांव तो बहुत बड़ा है, एक गली का मुद्दा भी अलग हो सकता है। लेकिन इन माइक्रो मुद्दों के साथ साथ कुछ मुद्दे जो सार्वजनिक होते हैं वो हमेशा कोई भी चुनाव हो वो साथ चलते हैं। उदाहरण के तौर पर बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे तो रहेंगे। इसके साथ ही किसान आंदोलन, क्योंकि इस सरकार ने 13 महीने किसानों को सड़क पर बिठाया और लगभग 750 से अधिक किसान शहीद हुए। इसके साथ अग्निपक्ष योजना, ये सारे मुद्दे कलेक्टिवली एक काम तो करेंगे। माइक्रो मुद्दे तो प्रथम रहेंगे, ये मुद्दे गौण हो सकते हैं लेकिन ये मुद्दे भी बराबर के तौर पर। अब आप देख लीजिए 2014 से पहले 370 रुपए का गैस का सिलेंडर था, 45 रुपए डीजल था, 60 रुपए पेट्रोल था, आज क्या रेट है आपको मालूम है। ये मुद्दे भी मुख्य रहेंगे। जी बिल्कुल। वेद प्रकाश विद्रोही जी, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं चाहूंगी 1 मिनट में आप अपनी बात रखिए। मुख्य मोर्चे की बात यहाँ पर ओंकार सिंह जी द्वारा कही गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, देश भर के विभिन्न क्षेत्रीय दलों के नेता प्रयास कर रहे हैं कि देश के अंदर भाजपा की फासिस्ट नीतियों के खिलाफ जो सांप्रदायिक उन्माद और नफरत फैला रही है मोदी और भाजपा संघ, उसके खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े और इनको सत्ता से बाहर करे। तो सभी अच्छा प्रयास कर रहे थे, क्या सार्थक परिणाम निकलते हैं। और जहां तक पंचायत के चुनाव में सहमत हूं कि पंचायतों के अंदर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं वही ज्यादा काम करते हैं। और यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव लड़ेगा चुनाव चिन्ह पर, तो देखते हैं जनता किस तरह रिएक्ट करती है और भविष्य में उसी रिएक्शन के अनुसार दूसरे दल भी अनुसरण करेंगे। जी बिल्कुल। सत्यव्रत शास्त्री जी, आपके पास भी 1 मिनट का ही समय होगा क्योंकि समय का अभाव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने प्रवक्ता इनेलो को भी सुना और कांग्रेस प्रवक्ता को भी सुना, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? वो चाहते हैं कि हम राष्ट्रीय और प्रदेश के मुद्दे भी रखें और चुनाव को चुनाव भी कर सकते हैं, गलबैया करके अपने राजनीतिक सफर को पूरा करें। लेकिन जनता इन सबको जानती है, पहचानती है। मुद्दे चाहे कोई हो, चुनाव कोई हो, मुद्दे बदलते नहीं है। व्यक्ति की अपनी उसकी क्रेडिटेबिलिटी वो सब लोग समझते हैं। चाहे गली का चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा, उसके क्षेत्र में, उसके गांव में भी और उसके गोत्र के लोग एकत्र होने का प्रयास सब जगह करते हैं। इसलिए मैं तो इस बात को आग्रह करूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद के चुनाव को सेपरेट करके जिला
इस पर चुनाव चिन्ह पर लड़ेगी तो जनता उसको समर्थन देगी निश्चित रूप से, क्योंकि वो उससे सेकंड चैनल की पार्टी है और वो पद होगा जो आगने वाले सत्र के अंदर लोकसभा और विधानसभा के लिए कैंडिडेट तैयार करने होंगे। तो निश्चित रूप से राजनीतिक कल्चर को तैयार करने के लिए यदि राजनीतिक दल हरियाणा के अंदर भी राजनीतिक विचारधारा के लोगों को तैयार करने का मन बनाएंगे तो निश्चित रूप से हरियाणा की जनता भी राजनीतिक रूप से परिपक्व होगी, जैसे देश के अनेक राज्यों में इस प्रकार की पहले से परंपराएं है। जी बिल्कुल। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यव्रत शास्त्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। वेद प्रकाश विद्रोही जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओंकार सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और खास खबर में आज आपने देखा कि जहां पंचायत चुनाव की घोषणा की जो है वो जल्दी होने वाली है, कल पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा होने जा रही है और ऐसे में इस बार सूबे में 4 चरणों में चुनाव होने और वहीं प्रदेश बीजेपी के लिए काफी अहम माने जा रहे हैं। फिलहाल देखना ये होगा कि अब तारीखों का ऐलान कब तक होता है और कब आखिर पंचायत चुनाव जो है वो प्रदेश में किए जाते हैं। खास खबरें फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।